बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो अमेरिका का गिरता हुआ तासुर है कि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइनिंग पावर है। इख्तलाफ ये है कि क्या अमेरिका मुकम्मल तौर पे डिक्लाइन कर रहा है या रिलेटिवली डिक्लाइन कर रहा है, इसके ऊपर डिबेट है। लेकिन विद इन अमेरिका अमेरिकन स्कॉलर्स जैसे जेफरी सैश, उन्होंने बात करते हुए अल्मा मैटर यूरोपिया के अंदर गुफ्तगू की। आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। In the U.S., starting in 1992, the dominant group in American security policy came to believe that the U.S. is the world's only superpower. So the whole mindset in the U.S. East Coast elite is the U.S. runs the world and should run the world. आपने जेफरी सैश को सुना। जेफरी सैश ने कहा कि जो न्यू कॉन्स हैं जो कि 2001 के बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन में पावर में आया, उनकी की परसेप्शन ये है कि अमेरिका अनप्रेसिडेंटेड पावर है और अमेरिका को अपनी बात हर जगह मनवानी चाहिए। वो जो ट्वाइन बी की पॉलिसी थी कि मुस्लिम्स बेस्ट रिस्पॉन्ड टू पावर, वो फिर हमें सैमुअल पी हंटिंगटन के थीसिस के अंदर भी नज़र आया। और इस पर फिर प्यू सेंटर ने एक सर्वे भी किया मिडल ईस्ट के अंदर। वो सर्वे भी इस बात का अंदिया दे रहा था कि अमेरिका की जो पावर बेस्ड पॉलिसी है ख़ित्ते के अंदर, उस हवाले से ग्रीवेंसेस पाए जाते हैं, न कि एंटी अमेरिकनिज़म है। इस पर किसी वक्त में मैं तफसीलन वीलॉग भी करूँगा कि यहाँ पे गलत फहमी है कि हमारे यहाँ एंटी अमेरिकनिज़म मौजूद है। एंटी अमेरिकनिज़म हकीकत में आपको लातीनी अमेरिका में मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है, इस खित्ते के अंदर आपको वो नहीं मिलता। अलबत्ता ग्रीवेंसेस हैं अमेरिका पावर बेस्ड पॉलिसी। तो अमेरिका का जो तासुर है असल बुनियादों के ऊपर, मैं अगर ये बात कहूँ तो वो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। अमेरिका रिलेटिवली डिक्लाइन कर रहा है या बहुत तेज़ी के साथ डिक्लाइन कर रहा है, उसके ऊपर बहस हो सकती है। जो जॉन मीर शाइमर का जो आर्गूमेंट है जिसके अंदर वो कहते हैं कि अभी अमेरिकन इकॉनमी बड़ी पावरफुल है, अमेरिकन मिलिट्री बड़ी पावरफुल है, लेकिन जो तासुर है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर किसी मुल्क की क्रेडिबिलिटी लूज़ हो जाए, उसके पास पावर हो भी सही, उसकी बात कोई भी नहीं मानता। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो हमें जो बाइडन साहब का फ़ोन अटेंड करते हुए नज़र नहीं आती। ये अमेरिकन क्रेडिबिलिटी का इस वक्त इशू है और वो अमेरिका के तासुर की बुनियाद के ऊपर है। और उसकी जो बुनियादी वजह उन्होंने बताई वो न्यू कंजर्वेटिव्स की जो पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशनिज्म, जिसको कोल्ड वार के दौरान अमेरिका आइडियलिज्म के ज़रिए से जस्टिफाई करता था। इस हवाले से बहुत अच्छी किताब है केगले विटकॉफ की, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। अगर आप उसको पढ़ें तो वो बताते हैं, केगले और विटकॉफ दोनों, कि अमेरिका ने कोल्ड वार के दौरान किस तरह से अपने रियलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आइडियलिज्म का सहारा लिया, जिसमें प्रेसिडेंट रेगन भी आपको नज़र आते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट रेगन कहते हैं कि हमें ईवल एम्पायर का सामना है और हम वी आर द फोर्सेस ऑफ गॉड। या जिस तरह प्रेसिडेंट बुश कहते हैं वी आर गोइंग इराक टू लिबरेट इराकी पीपल, हालांकि उसके पीछे स्ट्रेटेजिक मफादात कुछ और थे। और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो नेशन कंस्ट्रक्शन या नेशन बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट था उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया ताकि एक अमेरिका का तासुर बना रहे। अब वो जो स्ट्रैटेजी थी अमेरिका की, वो इस वक्त हमें काम करते हुए नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है, मैं वो ईरान का तस्करा करना चाहूँगा कि ईरान इस वक्त अमेरिकन जो पावर बेस्ड पॉलिसी है उसका काफ़ी हद तक शिकार रहा। और ईरान एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हम ले सकते हैं। इस वक्त जो जीडीपी की जो IMF की रिपोर्ट है ईरान के हवाले से, उसकी जीडीपी 2022 में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तकरीबन $1.5 ट्रिलियन की इकानमी हो गई है और $141 बिलियन का उस इकानमी के अंदर इजाफा हुआ है और इस वक्त 22nd पोजीशन के ऊपर है एज़ फार एज बिग इकानमी ऑफ द वर्ल्ड कंसर्न। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो ईरान, जिसके ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाया, उसको दबाव में रखा, उसके बावजूद ईरान ने सर्वाइव किया है। और जो अमेरिकन पॉलिसी ऑफ थी कि उसको आइसोलेट किया जाए, वो आइसोलेट होते हुए भी नज़र नहीं आता। उसमें चाइना के साथ उसकी जो 25 सालों की डील है $400 बिलियन की, फिर डिफेंस जो रिलेशनशिप एंड इकनॉमिक रिलेशनशिप विद रशिया हमें नज़र आता है, सऊदी अरब के साथ रिसेंटली डिप्लोमेटिक रिवाइवल है, या इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात हैं। तो कहीं से भी ईरान हमें आइसोलेट होते हुए नज़र नहीं आ रहा। इस हवाले से जो उनके रूहानी पेशवा हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनकी स्पीच काफ़ी लॉजिकल है। जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, जो दलाइल उन्होंने दिए, उस पर डिबेट तो हो सकती है, लेकिन दलाइलों के अंदर काफ़ी
जान है। और वो दलाइल कुछ मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, और उन दलाइल को सुनते हुए आपको यूं फील होगा कि ये कहानी जो है वो पाकिस्तान से भी काफ़ी हद तक रिलेटिव है। वो कहते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को कि उसके अंदर मज़ीद जिद्दत की ज़रूरत है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक्सटर्नल जो सिचुएशन है, जो मेजर सोर्स होता है फॉरेन पॉलिसी का, उसके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। और उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा है। उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि जो बुश का अमेरिका था, वो ओबामा के अमेरिका, जब ओबामा पावर में आए तो उनका अमेरिका बुश के अमेरिका से ज़्यादा कमज़ोर था, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए तो उनका अमेरिका प्रेसिडेंट ओबामा से ज़्यादा कमज़ोर था, और जो बाइडन साहब जब पावर में आए तो उनका अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप के अमेरिका से ज़्यादा कमज़ोर है। और ये बात अगर आप रिपब्लिकन जो पाकिस्तानी निज़ाद पॉलिटिशियन है साजिद तारड़ साहब, अक्सर आप उनको सुनते हैं, साजिद तारड़ का भी ये कहना है कि इस वक्त अमेरिकन क्रेडिबिलिटी का इशू है और अमेरिका को वीक फुटिंग्स के ऊपर ले जाया जा रहा है। किसी हद तक उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। उनके स्टेटमेंट से आपको नज़र आता है कि अमेरिका दिन ब दिन वीक हो रहा है, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं करंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है डेमोक्रेट्स की, जो बाइडन साहब की, उनके ऊपर। अलबत्ता आयतुल्ला जो खामनाई हैं, उन्होंने जो सबसे बड़े दलाइल दिए हैं, कुछ दलील मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली दलील तो उन्होंने ये दी कि अमेरिकन सोसाइटी में आपको पोलराइजेशन नज़र आती है, यूनिटी का फुकदान आपको नज़र आता है, और वो वक्त के साथ साथ गहरा होता चला जा रहा है। उसका उन्होंने मिसाल दी कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उस हवाले से भी वो धड़े आपके सामने खुल के सामने आए, और रिसेंटली जो कांग्रेस के इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर भी ये वाज़ेह हुआ है कि ये धड़े मौजूद हैं। और अमेरिका के बारे में जो मशहूर था कि ये मेल्टिंग बाउल है, इसकी सोसाइटी के बारे में एक तासुर हुआ करता था, अब इट इज़ लाइक अ सैलड बाउल, जहाँ पे कम्युनिटीज़ अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। अलबत्ता अकोमोडेशन का लेवल अब भी मौजूद है, लेकिन जो पोलराइजेशन है कलर्ड वर्सेस वाइट और डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिक, वो हमें ज़्यादा सख्त नज़र आती है। और अभी इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनके जलसों में भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस हवाले से भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा उनका दूसरी दलील उनकी ये थी कि जो अमेरिका जो इज़राइल को सियासी बहरान से निकालने की जो स्ट्रेटजी थी, जिसमें ईरान को आइसोलेट करना था अरब इत्तेहाद के ज़रिए से, अरबों को ईरान का डर पैदा करके, वो भी नाकाम हो गया है। बल्कि ईरान के जो ताल्लुकात अरब ममालिक के साथ हैं वो के दिनों में बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसमें जो सऊदी अरब के साथ डील हमें नज़र आ रही है, फिर बहरीन के साथ आपको बातचीत नज़र आती है। उसके अलावा यूएई अपने ताल्लुकात ईरान के साथ बेहतर करने जा रहा है, उधर सीरिया जो है उनको दोबारा अरब लीग में लिया जा रहा है। तो ये वो सारी जो एविडेंसेस हैं वो इस दलील को सपोर्ट करते हुए में नज़र आ रही है कि जो इज़राइल का जो सियासी बहरान है, जिसमें खुद इज़राइल के अंदर बड़ी डिवीज़न है, यानी 4 सालों में 4 आपको वज़राए आज़म तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कोलिशन वहाँ पे बनता है वो जल्दी टूट जाता है, और कहा यह जा रहा है, यानी इज़राइली जो हुकाम हैं वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं, जिसका जिक्र आयतुल्ला खामनाई ने अपनी तकरीर के अंदर भी किया, कि तकरीबन 20 लाख जो ज्यूज़ हैं वो इज़राइल को गालिबन कुछ ही सालों में छोड़ के चले जाएंगे, चूँकि उनको इज़राइल की रियासत के ऊपर अब उस तरह से एतबार या एतमाद नहीं रहा है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक हालत है। जो सियासी बहरान है इज़राइल का, चूँकि इज़राइल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, उस हवाले से भी। अलबत्ता इज़राइल की जो पॉलिसी है फ़लस्तीन में, उसके हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसकी वजह से अमेरिका का तासुर पूरी दुनिया में बड़ा पॉजिटिव था कि फ्री वर्ल्ड का लीडर है, फ्रीडम का चैम्पियन है, उसके अलावा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रोमोट करता है, ह्यूमन राइट्स को प्रोमोट करता है, डेमोक्रेसी को प्रोमोट करता है, वो तासुर जो मुतासिर हुआ है उसमें हमें चाइना इतना नहीं उसका रोल नज़र आता, बल्कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को ख़तरा नज़र आता है वो अमेरिका के अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनसे नज़र आता है। जो इज़राइल की कार्रवाइयाँ हैं फ़लस्तीन के हवाले से, जो अब इस वक्त यूएन कराए हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो क्रिटिसिज्म हो रही है इज़राइली पॉलिसीज़ पर, और जो इंडियन जो पॉलिसीज़ हैं, तकरीबन 9 लाख फोर्स का मकबूजा कश्मीर के अंदर होना, और फिर इस वक्त 22 से 24 जो मई में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करना है G20 की, ये तासुर देने के लिए कि यहाँ पे अमन है और कोई ऐसी बात नहीं है, और ये पाकिस्तान का नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पे अब भी आज़ादी राय की जो है वो सख्त कमी नज़र आती है, और यही उसका एक बड़ा सबूत ये है कि जो
कश्मीरी जो लीडर हैं वो सब आपको पाबंदे सलासा नज़र आते हैं, यानी चाहे वो ख़वातीन हो, आसिया अंदराबी साहिबा हों, या उनके यासीन मलिक साहब हों, या जितनी भी लीडरशिप आपको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नज़र आती है, वो सारी जेल में। और अगर इतने ही हालात बेहतर हैं तो इनको आज़ाद करके देखें, फिर पता चलेगा कि हालात कितने बेहतर हैं। जब भट्ट साहब की शहादत हुई तो उसके रिएक्शन में उनके गाँव में जो लोग निकले, वो भी किसी वक्त किसी वीडियो के अंदर, वो वीडियो मैं आपके सामने रख दूंगा। उसके अलावा आयतुल्लाह खामनेई का जो दूसरी अहम दलील थी वो ये कि जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियों के ज़रिए से और मीडिया कैंपेन के ज़रिए से और सियासी डिप्लोमेसी के ज़रिए से, सियासत के ज़रिए से जो ईरान पे एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कैप किया जा सके, उसमें भी उनको नाकामी नज़र आती है और वो भी उनका कामयाब नहीं हुआ। तीसरी दलील जो वो देते हैं, और इसमें हकीकत भी है कि अब इस पे डिबेट अलबत्ता हो सकती है कि क्या ईरान इस नहज पे पहुंच गया है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा या नहीं बना लेगा, या उसके इरादे हैं या नहीं इरादे हैं। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें तो ये है कि वो इस बॉम्ब को नहीं बनाने जा रहे। अलबत्ता इसका खदशा जो है वो बारहा किया गया और उसको बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया गया ईरानी हुकूमत के मुताबिक, ताकि अरब ममालिक के अंदर एक डर और एक खौफ पैदा हो कि ईरान के पास न्यूक्लियर जब बॉम्ब आएगा तो ये सिक्योरिटी थ्रेट होगा अरब ममालिक के लिए, स्पेशली जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, जो सऊदी अरब के जो अलाइज़ हैं उनके लिए। अलबत्ता जो न्यू डिप्लोमेटिक रिवाइवल हुआ है चाइना की मदद से, जिसमें बुनियादी काम पाकिस्तान ने किया और बाद में इराक़ और आखिर में चाइना ने, जिसका मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान ने को जो क्रेडिट लेना चाहिए था वो पाकिस्तान वो क्रेडिट नहीं ले सका अपनी अंदरूनी खलफशार की वजह से। वो उसकी डिप्लोमेटिक रिवाइवल की वजह से हमें नज़र आता है कि ये पॉलिसी भी नाकाम नज़र आती है। उसके अलावा उनकी तीसरी अहम जो दलील थी वो ये थी कि यूक्रेन की वॉर जो अमेरिका ने ख़ुद शुरू की, वो कहते हैं कि तकरीबन पूरी दुनिया जो इस बात को तस्लीम करती है, हालांकि अमेरिका खुद तस्लीम नहीं करते। अलबत्ता जो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये वॉर स्टार्ट हुई पिछले साल, तो अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पेश की। उस रेजोल्यूशन को खुद अमेरिकन अलाइज ने सपोर्ट नहीं किया और एक अल्टरनेटिव नैरेटिव उभर के सामने आया। उसके अंदर आपको हैरान की होगी कि इजराइल भी शामिल था, सऊदी अरब भी शामिल था, इंडिया भी शामिल था, इंडोनेशिया भी शामिल था, मलाइशिया भी शामिल था, ब्राज़ील भी शामिल था, साउथ अफ्रीका भी शामिल था और यूएई भी शामिल था। तो इन लोगों ने, इन सारे ममालिक ने जिनका मैंने जिक्र किया, जो अमेरिका के करीब तर ममालिक समझे जाते हैं, उन्होंने एब्सटीन किया और उन्होंने अमेरिका के नैरेटिव को बाय नहीं किया। तो अल्टरनेटिव नैरेटिव उभर के आया जो इस बात को मजबूती देता है, जो दलील आयतुल्लाह खामनेई ने दी, ईरान के रूहानी रहबर ने, कि जो यूक्रेन के अंदर वॉर है वो अमेरिका ने शुरू की और उसमें अमेरिका का जो हदफ था कि रशिया की इकॉनमी की ग्रोथ को रोका जाए और रशिया को एक हद तक पाबंद किया जाए, मेरा ख्याल है वो नाकाम होते हुए नज़र आती है। जो अमेरिका के ट्रेंड शुदा 1 लाख जो यूक्रेनियन फोर्सेस थे वो रशियन फोर्सेस के हाथों मारे गए। उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है कि वॉर टाइम में भी रशियन इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है। तो और फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को हुआ कि यूक्रेन की वॉर के बाद एक सारे ममालिक में खदशा पैदा हुआ कि रशिया के बाद उनका नंबर ना आ जाए, लिहाजा उन्होंने करेंसी, दूसरी करेंसीज में ट्रेड करना शुरू किया, जिसका तफसीलन जिक्र मैं आगे चल के करता हूँ। तीसरी अहम जो दलील उन्होंने, चौथी अहम जो दलील उन्होंने दी, बल्कि पांचवी आप दलील मान लीजिए, कि उन्होंने जो अहम दलील दी वो उन्होंने कहा कि जो लातीनी अमेरिका है वो, जिसको अमेरिका अपना बैकयार्ड समझता है, मोनरो डॉक्ट्राइन हमें पता है कि अर्ली 19th सेंचुरी में अमेरिका ने दिया कि ये अमेरिका का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और वो बाहर से किसी भी ताकत की इंटरवेंशन इस एरिया में कबूल नहीं करेगा। वो बैकयार्ड भी अमेरिका के हाथों से फिसलते हुए नजर आ रहा है। और उन्होंने मिसाल दी वेनेजुएला की, कि जहाँ पे अमेरिका ने अपनी गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने की कोशिश की, माशी मदद भी दी, अस्करी मदद भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गवर्नमेंट ना आ सकी उस तरह से, और 2 साल खलफशार तो रहा, लेकिन अलबत्ता उनके हाथ से वेनेजुएला निकल गया। फिर ब्राज़ील जो अमेरिका के बहुत करीब समझा जाता था, वहाँ पे भी ब्राज़ील के अंदर लूला दी सिल्वा जो कि सोशलिस्ट लीडर दोबारा पावर में आए, उन्होंने तो खुल के ये कहा है कि डॉलर के बजाय हम किसी और करेंसी को एक्सेप्ट करें, और अमेरिकन अजारादारी को इस खित्ते के अंदर काबिल कबूल नहीं है। और वो चाइना के हवाले से भी बहुत उनके जो ताल्लुकात हैं ट्रेड के हवाले से वो बड़े खुल के सामने वाजे आ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी बड़ी वाजे हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक्टिविज्म शो किए ब्रिक्स के अंदर, वो भी सबके सामने है। इसके अलावा जो उनकी दलील थी वो अमेरिकन के करेंसी के हवाले से थी, उसके भी एविडेंसेस मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जो डॉलर है दिन ब दिन वो कमज़ोर होता चला जा रहा है,
इस हवाले से ये बात हकीकत भी है उनका ये कहना कि बहुत सारे ममालिक या तो अपनी करेंसी में या किसी और की करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं और इसके ऊपर इत्तफाक हो गया है। तो इसके बहुत सारे एविडेंसेस हमारे सामने हैं कि ग्लोबल जो बैंकिंग के अंदर जो रिजर्व्स करेंसी थी वो हम देख रहे हैं कि एक दहाई के अंदर 80% से 60% से निचली सतह पे चली गई है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इस वक्त जो रशिया की जो ट्रेड होगा ऑयल का चाइना के साथ वो युआन के अंदर होगा। सऊदी अरब ने एग्री किया है, ईरान ने एग्री किया है, ब्राज़ील ने एग्री किया है, मलेशिया ने एग्री किया है। इसके अलावा अगर आप भारत को लें जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है, जो क्वाड का मेंबर भी है, जिसको समझा जा रहा है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ एक कंटेन कर पाएगा चाइना को, जिसमें मैंने राय कई दफ़ा दी और मैं आगे किसी वीलॉग में भी दूंगा कि भारत ये कतई नहीं करेगा, न उसमें ये सकत है और वो न ये करेगा। लिहाजा मैं नहीं समझता कि भारत की जो लीडरशिप है वो इर्रेशनैलिटी का मुजाहरा करेगी, जो अमेरिका उससे चाहता है कि दो एशियन जो इकॉनमीज़ हैं वो आपस में लड़ें और उनकी इकॉनमी डाउन हो जाए और एशियन सेंचुरी जो है वो डिले हो जाए आने में। तो मैं नहीं समझता कि भारत इस तरफ से जाएगा। अलबत्ता भारत ने भी जो करीबी मुल्क समझा जाता है अमेरिका का, 18 ममालिक के साथ जो उसकी ट्रेड है वो इंडियन करेंसी के अंदर है। खुद रशिया के साथ जो उसकी लेन देन है तकरीबन $30 बिलियन की पिछले साल उनकी ट्रेड हुई है और वो इंडियन करेंसी के अंदर हुई है। तो ये बजाते खुद डॉलर की जो है कमज़ोरी है। तो ये वो सारी वो चीज़ें हैं, जो सारे जो दलाइल हैं, इसके एविडेंसेस मौजूद हैं। लिहाजा जो आयतुल्लाह खामनेई की जो स्पीच है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो दलाइल उन्होंने दिए ये काबिल कबूल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन है, चूँकि अमेरिका इस वक्त भी मिलिटरीली पावरफुल कंट्री है, अभी भी बहुत बड़ी इकॉनमी है। कहा जा रहा है कि 2025 के अंदर चाइना अमेरिका को सरपास कर जाएगा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी में चाइना आगे निकल गया है, लेकिन तासुर के मैदान में, इमेज के मैदान में, सॉफ्ट पावर के मैदान में मैं समझता हूँ चाइना अमेरिका को क्रॉस कर चुका है। अमेरिका को अपनी इमेज को बहाल करने के लिए अपने फाउंडिंग फादर्स की जो बुनियादी नज़रिया है कि वी आर हेयर टू मेक अ सिटी अपॉन अ हिल, ऐसी परफेक्ट सोसाइटी बनाई जाए कि सारी दुनिया उसको देख कर करे और हम जो पावर पॉलिटिक्स जो है, डर्टी पॉलिटिक्स जो फाउंडिंग फादर कहते थे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैं समझता हूँ अमेरिका इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी, पावर बेस्ड पॉलिसी को अगर छोड़ दे और अपने फाउंडिंग फादर्स के नज़रियात को आगे लेके चले तो अमेरिकन इमेज दोबारा रीबिल्ड हो सकता है। जो अमेरिका का खोया हुआ जो तासुर है वो दोबारा बहाल हो सकता है। अलबत्ता यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा इब्न खुल्दून का, जो मुस्लिम फ़िलासफ़र थे और अपने मुकदमे में उन्होंने ये बात की, और फिर जॉन पॉल कैनेडी राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पार्स के अंदर उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि जो भी कौम जब उसका डाउनफॉल शुरू होता है तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो उसकी इनएप्ट पॉलिसीज़ की वजह से होता है, उसकी ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। तो अमेरिका की जो इनएप्ट पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर आपको कंट्राडिक्शंस नज़र आएंगी। वो कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब फरमाते थे कि 55 स्पॉट्स के ऊपर ईरान के हमला करेंगे और उसके बाद वो नेगोशिएशन की दावत देते हैं, और वो जो इब्राहिम अकार्ड जो सियासी बहरान से इसराइल को निकालने के लिए लिया गया वो भी कहीं घाटे में हमें नज़र आता है। और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के हवाले से कि जो ये मैंने जो भी बातें की ये एक्सटर्नल सिचुएशन से वाबस्ता हैं और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है फ़ॉरेन पॉलिसी का। तो पाकिस्तान के पास एक स्पेस है और पाकिस्तान डॉलर की वजह से जो अंडर बर्डन है और जो IMF की सख्त तरीन शर्त मानने पे आया हुआ है, तो मैं समझता हूँ इस दबाव से पाकिस्तान निकल सकता है कि अगर वो डॉलर के अलावा अपनी करेंसी में या किसी और करेंसी के अंदर ट्रेड करना शुरू करे तो पाकिस्तान को इस वक्त जो बदलती भी सूरत हाल है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो पाकिस्तान जो अब तक नहीं उस तरह से उठा पा रहा, उसकी बुनियादी वजह जो है वो सियासी खलफशार है, और सियासी खलफशार की वजह से जो आपकी फ़ॉरेन ऑफिस है वो इस वक्त दबाव का शिकार है। वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही, उस तरह से एजेंडा को शायद प्रोमोट नहीं कर पा रही जिस तरह से लेके जाना चाहिए। इसके ऊपर फिर मैं मज़ीद भी बात करूँगा कि इसराइल के हवाले से उन्होंने क्या कहा, और इस वक्त जो फ़लस्तीनियन और कश्मीरी जो आज़ादी की मूवमेंट है उसके अंदर कंसिस्टेंसी क्यों पाई जाती है, उसके पीछे राज क्या है और आगे जाके इसके नताइज क्या निकलेंगे इस बदलती हुई दुनिया में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।